तो कल हम लोग बात कर रहे थे आपका 102 पे, 102 1A इसकी बात हुई थी और 102 1A कह रहा था कि यदि संसद का कोई सदस्य क्या करेगा, नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से पहले वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता होगा, तो जब तक कि संसद द्वारा बनाई गई विधि इसके अनुसार जिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो होल्ड कर रहा है, उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में ये संसद घोषित न कर दे अपने कानून के माध्यम से कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अनुच्छेद 102 1A के उद्देश्यों के लिए नहीं माना जाएगा, तब तक वो संसद की सदस्यता के अयोग्य होगा। और इस अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायालय के द्वारा। इन केस अगर वो जिस समय नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जा रहा है उसी क्षण वो इस प्रकार की निर्योग्यताओं से ग्रसित है, तो क्योंकि कोई रोक तो लग नहीं जाएगी कि अगर वो संसद का सदस्य हो जाएगा तो कालांतर में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाएगा, ऐसी कोई अक्षमता ये तो उसके अंदर आएगी नहीं। तो अगर वो बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करना प्रारंभ कर देता है, यानी बाद में स्वीकार कर लेता है, तब इस प्रश्न का निर्धारण अनुच्छेद 103 के अंतर्गत किया जाएगा, जो कि अवेटेड है हम लोगों के पढ़ने के लिए। लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर अगर उसी क्षण वो किसी निर्योग्यता से ग्रसित है, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसे होल्ड करने से भी पैदा होगी, तो उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हुए अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है, इस बात का निर्धारण न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। और अगर यह पाता है न्यायालय कि वाकई उसने जो होल्ड कर रखा था वो एक ऑफिस था और उस ऑफिस के धारण करने से उसे प्रॉफिट ये हो रहा था, और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन था, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति संसद का सदस्य होने का, ठीक है, ये हक नहीं रखता था अनुच्छेद 102 1A के मुताबिक। और इस तथ्य की घोषणा कौन करेगा? न्यायालय। आपसे चर्चा हुई थी और ये चर्चा सिर्फ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संबंध में ठीक हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे LLM LLB कर रहे थे तो बड़ी समस्या आती थी, बार बार पूछा जाता था कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रावधान ये किए गए, इनकी चर्चा कीजिए, तो समझ में नहीं आता था। रोज हम याद करते थे उन चीजों को, और क्योंकि कुछ भी याद नहीं करना है, हम बार बार कहते हैं कि नोट्स जो बनाते हैं और जो बनवाते हैं दोनों मेरी नजर में तो ए ग्रेड के व्यक्ति हैं, ऐसा मानते नहीं। न उस टीचर को ए ग्रेड का मानते हैं जो नोट्स बनवाता हो, और जो न उस विद्यार्थी को हम ए ग्रेड का मानते हैं जो नोट्स बनाता हो। नोट्स यहां बनते हैं, फार्मूला बेस है सारी चीजें, सिर्फ फार्मूलों की तरह, जैसे मैथमेटिक्स है फार्मूला बेस है, फार्मूला आता प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फार्मूला नहीं मालूम कुछ नहीं होगा। तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, एक मोटी बात, एक फार्मूला है कि कोई भी व्यक्ति किसी की अधीनता अनुभव कब करता है, ये एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है, और इसी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड को पकड़कर न्यायालय हर बार चीजों को निर्धारित करता है। आप किसी की अधीनता कब स्वीकार करते हैं, या किसी की अधीनता कब अनुभव करते हैं? जब वो आपकी किसी पद पर नियुक्ति का अधिकार रखता है, आपको उस पद से हटाने का अधिकार रखता है, उस पद के जो कर्तव्य
निर्धारित हैं उनको डिस्चार्ज करने में आपको निर्देश और आदेश इन्हें देने का हक रखता है। आपको उस कर्तव्य निर्वहन के परिणाम स्वरूप जो कुछ मिलना चाहिए वो वही देता है। जब ये स्थितियां होती हैं तभी आप आम जनजीवन में भी संबंधित व्यक्ति के अधीन खुद को मानते भी हो और ऐसा आपको लगता भी है। तो हमेशा जब भी कोई अथॉरिटी किसी के अधीन है या नहीं, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशने की कोशिश ये की जाएगी। भारतीय न्यायपालिका इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के प्रावधान आप देखें तो अनुच्छेद 124 ये कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी देश की सर्वोच्च विधि वो स्वयं ये घोषणा कर रही है। यह हक सरकार या किसी विधायिका का नहीं है। विधायिका या सरकार एग्जीक्यूटिव जिस विधि से स्वयं निर्मित हुई है वही विधि न्यायालय के गठन की घोषणा ये कर रही है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और मिनिमम उसमें 7 न्यायाधीश होंगे मुख्य न्यायाधीश के सहित। हां ठीक है, संसद विधि बनाकर उसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकेगी, कम नहीं कर सकेगी। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लाइडली एक रोक लगा रहा है। चीजें अभिव्यक्त भी होती हैं, चीजें विविक्षित भी होती हैं। विविक्षित ढंग से बातों को कहना ये बोलने का वो ढंग है जो सुसंस्कृत और सभ्य ढंग से माना जाता है। हर चीजें साफ बोली नहीं जाती हैं। जो कुछ बोला जाता है उसका कुछ निहितार्थ ये भी होता है। निहितार्थ का अर्थ जो कुछ बोला जा रहा है उससे जो कुछ मतलब निकलता है उसके बारे में भी यही माना जाता है कि वो भी वक्ता ने बोला है। अगर यह कहा कि संसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या उच्चतम न्यायालय में बढ़ा सकेगी, इसका मतलब यह भी कहा कि कम नहीं कर पाएगी। भले ही कम की चर्चा ये अच्छी नहीं मानी गई है, इसलिए की नहीं। ये प्रारूपण का ढंग है। ये प्रारूपण करने वालों की सभ्यता की निशानी है कि उन्होंने बोलने का ये ढंग चयनित किया। इसका मतलब यह नहीं है कि संसद विधि बनाकर वहां संख्या कम कर सकती। तो आप देखें, अस्तित्व एग्जिस्टेंस जो सुप्रीम कोर्ट का है वो किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं है। हां यह भी ठीक है कि विधायिका का अस्तित्व वो भी सुप्रीम कोर्ट की इच्छा पर निर्भर हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देयर इज आर्टिकल 79 वो कहती भारत की एक संसद होगी। तो ये मन से गलत फहमी निकलनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा और संसद बड़ी। हमने बार बार कहा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। सारी व्यवस्था ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। एक ही तल पर राज्य के सभी अंगों की रचना हुई है और राज्य के सारे अंग एक ही तल पर हैं। सबका अपना अपना काम है और अपने अपने कार्य क्षेत्र में सभी पूर्णतः स्वतंत्र हैं। कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता और सबको जो कुछ बताएगा वो ये संविधान है, यही बताएगा। तो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, ये जुडिशरी हो, तीनों की रचना यही हुई है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का जो मामला है वो तो इसी पर आ जाता है कि एग्जिस्टेंस ये किस पर है। एग्जिस्टेंस किसी की इच्छा पर नहीं है, हटा कौन सकेगा। तो अनुच्छेद 124(3), 124(4) एग्जैक्ट प्रोविजन याद नहीं है हमें इस समय, क्योंकि हमने दोहराया नहीं और दोहराने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है, वो आपको जरूरत है। वहां विशेष बहुमत
प्रस्ताव आए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का और विशेष ढंग से वो पारित हो, तब हटेंगे, किसी की इच्छा पर नहीं, हटा नहीं सकते आप। उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अभी हम लोग देखेंगे जब विधायी प्रक्रिया शुरू होगी तो फाइनेंस एक्ट, इसे पारित करने की प्रक्रिया शुरू होगी और फाइनेंस एक्ट के पारित करने के 3 भाग आएंगे, जिनमें से पहला भाग होगा अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट का प्रस्तुत किया जाना, दूसरा भाग होगा अनुदान की मांगे प्रस्तुत किया जाना और तीसरा भाग होगा विनियोग विधेयक का पारित होना। ठीक है, और ये फाइनेंस एक्ट के पारित होने की पूरी प्रक्रिया ऐसे आएगी। जब हम लोग 112 देखेंगे तो देखेंगे वहां लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जस्टिस होंगे उनका वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, राष्ट्रपति के भी हैं, क्योंकि इससे ये मतलब मत निकाल लीजिएगा जो कि आपकी आदत है कि सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्हीं के वेतन और भत्ते खाली भारत की संचित निधि पर भारित है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उनके तो है ही हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्योंकि वे भी संसद के भी भाग हैं, कार्यपालिका प्रशासन के भी प्रमुख हैं, विधायिका के प्रमुख व्यक्तियों में से भी हैं, तो स्वतंत्रता ऑटोनॉमी है, उन्हें भी चाहिए। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए और यह फार्मूला आपने समझ लिया कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र और परतंत्र कब होता है, तो इस फार्मूले को अप्लाई करके आप हर जगह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहां भी कहता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड करता है लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन होना चाहिए, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन कब होगा, ये यहां भी उसी ढंग के केस लॉज हैं और उसी ढंग के प्रिंसिपल है कि देखा यह जाएगा कि जिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करना कहा गया है उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूट आखिर किसने किया है, उस पर नियंत्रण किसका है, उसके कार्यों के लिए आवश्यक खर्च ये कहां से आता है, क्या गवर्नमेंट कोई निर्देश देने की स्थिति में है, और अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तब तो निश्चित रूप से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है ही है। लेकिन अगर इनमें से इतनी मिल रही है जिनसे प्रभावी नियंत्रण ऑफिस का संबंधित गवर्नमेंट के हाथों में दिखाई देता है, तो भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हमने आपसे बार बार कहा नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, समझने की चीजों को जरूरत है। यह आदत बहुत खराब है, कागज का इतना संकट है देश में और तुम उस संकट को और बढ़ा रहे हो नोट्स बना बना के, जबकि भगवान ने ये इतना विस्तृत दिया है कि इसकी रैम कभी खत्म नहीं होती, इस पे हजारों हजारों नोट्स बन सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ये बासा ज्ञान पता नहीं रखने की आदत कौन सी है। तो आप देखेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो कि अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे आप होल्ड कर रहे हैं, तब आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। आप कालांतर में ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने लगेंगे तो अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति हटाएंगे और नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के दिनांक पे ही आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, तो हटाने का हक किसका है? अदालतों का। लेकिन एक बात कही कि संसद विधि बनाकर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में यह घोषित कर सकती है कि अमुक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं समझा जाएगा जिसका होल्डर संसद का सदस्य होने के अयोग्य हो जाए। यह ताकत स्टेट गवर्नमेंट आपका किसे दी? लेजिस्लेचर को, विधायिका को स्वयं ये ताकत दी, और विधायिका ने
इस ताकत के उपयोग के माध्यम से, आपको कल भी बताया 2006 में जब जया बच्चन का डिस्क्वालीफाई हुआ तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे घोषित कर दिए जिनके होल्डर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की व्याख्या संसद नहीं कर सकती, ये नहीं बता सकते कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। जैसे आप देखते हैं डेफिनेशन क्लास, इंडियन एविडेंस एक्ट आपने खोला, एविडेंस क्या है वो खुद बताएगा, ये है एविडेंस। समन ट्रायल क्या है, वारंट ट्रायल क्या है, चार्ज क्या है, बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, स्वयं डेफिनेशन क्लास है, उसमें बता दिया उन्होंने ये है। और जब ये, तो आप वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, चूंकि फ्रेमर्स ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शब्द का प्रयोग किया लेकिन उसका अर्थ स्वयं व्याख्यायित नहीं किया, तो आप अच्छे आदमी तब हैं जब स्पिरिट ऑफ द लॉ के मुताबिक चले। अकॉर्डिंग टू लॉ ये तो जानवर भी चलते हैं। तो इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इस शब्द की व्याख्या करना ये संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि विधायिका ने स्वयं उस पर विवक्षित रोक लगाई है। स्पिरिट, भावना, विधायिका कह रहे हैं, फ्रेमर्स ने विवक्षित रोक लगाई है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शब्द को व्याख्यायित करने पर, क्योंकि अगर व्याख्यायित करना होता तो जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शब्द का उपयोग उन्होंने किया तो स्वयं यह भी बता दिया होता कि जिस ऑफिस में ये इसेंशियल्स पाए जाएं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। ये उन्होंने किया नहीं, क्योंकि लाभ कमाने के ढंग ये समय बदलने के साथ अनेकों हो सकते, किसी भी ढंग से लाभ पहुंचाया जा सकता है। लाभ पहुंचाने का परंपरागत ढंग पहले यह था कि रुपए सीधे दे दो। आज लाभ पहुंचाने का ढंग यह भी है कि हम आपके मामले में थोड़ा कंसेशन ये दे दें, थोड़ी रियायत ये दे दें, तो लाभ देने के ढंग अनेकों हो सकते हैं। और कानून इस प्रकार से इन्हें किया जाता कि वो जल्दी जल्दी आउटडेटेड ना हो, हालांकि हो जाता है लेकिन जल्दी जल्दी आउटडेटेड ना हो। इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई डेफिनेशन या उसे निर्धारित करने का कोई तरीका ये फ्रेमर्स ने नहीं दिया, और जब नहीं दिया तो इसका मतलब विवक्षित रोक है। और हमें कानून की भावना के मुताबिक चलना चाहिए। तो लेजिस्लेचर ये नहीं बताएगी कि किस ऑफिस को आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, लेकिन ये जरूर बताएगी कि अमुक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड किया जा रहा है तो भी व्यक्ति संसद का सदस्य होने के अयोग्य नहीं होगा। और ये जो बात लिखी गई वो अयोग्यों को या अपने अनुयायियों को या अपने अधीनस्थों को संसद की सदस्यता दे दी जाए, इस उद्देश्य से नहीं रखी गई थी। ये रखी तो बड़े पवित्र उद्देश्यों के साथ गई थी। ये रखी तो इसलिए गई थी कि सोशल वेलफेयर राज्य व्यवस्था का स्वरूप है, और इसमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो राज्य और केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे होंगे, क्योंकि अंततः राज्य का जो कार्यकारी अंग है तो सरकारें ही हैं, और सोशल वेलफेयर को सुनिश्चित करना उन्हीं का काम है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों को संसद में आना चाहिए क्योंकि उनका वास्ट एक्सपीरियंस है, इसलिए ये चीजें रखी गई। लेकिन इनका दुरुपयोग ये किया जा रहा है और संविधान बच भी रहा है, ठीक है, वो बच भी रहा है और ये रोज हो भी रहा है। तो इस ढंग से आप देखते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संबंध में हम लोगों ने बात की थी। 102(1)(a) ये कुछ अन्य योग्यताओं की चर्चा ये भी करता है और कुछ निर्योग्यताओं की चर्चा ये भी करता है। आप में अनुच्छेद 102 इसके द्वारा बताई गई अन्य निर्योग्यताएं भी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद अनुच्छेद 102 सबसेक्शन 2 आएगा, वो ये कहेगा कि संसद विधि बनाकर
कुछ अन्य निर्योग्यताएं भी निर्धारित कर सकती है जो एडिशनल होंगी, यानी आप में ये निर्योग्यताएं तो नहीं ही होनी चाहिए, लेकिन अगर संसद विधि बनाकर कुछ अन्य निर्योग्यताओं का निर्धारण कर देती है तो आप में वे निर्योग्यताएं भी नहीं होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप संसद के सदस्य होना चाहते हैं तो आप में कोई निर्योग्यता, वेदर दैट इज, ठीक है, राइट डाउन अंडर आर्टिकल 102 और इन ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, दोनों में से कोई बात आप में निर्योग्यता नहीं होनी चाहिए। तो 102(1)(a) की अन्य निर्योग्यताओं को देखें तो कहता है यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। आपके अनुसार विकृत चित्त है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो अच्छे लोग विकृत चित्ती नजर आए, आपको तो गैलीलियो, कोपरनिकस, सुकरात, पत्थर मारने लायक लोग नजर आए हैं, आपको तो हर अच्छा आदमी विकृत चित्त नजर आया है, इसलिए आपकी नजर में विकृत चित्त है, इससे कुछ लेना देना नहीं। वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय के, और कंजंक्शन ये लगा हुआ है, एंड कंजंक्शन से जोड़ा है। जब एंड कंजंक्शन से जोड़ा है तो दोनों विशेषताएं, विशेषता तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये डीमेरिट है, विशेषता शब्द का उपयोग तो मेरिट के लिए करते हैं। तो कहता है कि वह विकृत चित्त है और इस आशय की घोषणा भी विद्यमान है। दोनों बातें होनी चाहिए। इंडियन ल्यूनेटिक एक्ट, भारतीय पागलपन अधिनियम है, भारतीय पागलपन अधिनियम में जिला जज उन्हें इंपावर्ड किया है कि वे किसी व्यक्ति को विकृत चित्त घोषित कर सकते हैं। इसका मतलब आप तो एक तो चीजों के बड़े गलत अर्थ लेते हैं कि घोषित कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जिला जज राजा हो गए और वो जिसे चाहे विकृत चित्त घोषित कर दें। विकृत चित्त घोषित कर सकते हैं मीनिंग देयर बाय प्रक्रिया, जो प्रक्रिया इंडियन, ठीक है, ल्यूनेटिक एक्ट में दी गई, भारतीय पागलपन अधिनियम में दी गई, उस प्रक्रिया का पालन करके वे किसी भी व्यक्ति को पागल घोषित कर सकते हैं, विकृत चित्त घोषित कर सकते हैं। ये उनकी मर्जी नहीं है कि चाहे जिसे पागल घोषित कर दें, उस प्रक्रिया का फॉलोअप करना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप आम आदमी के दृष्टिकोण से सोचते हो, और आम आदमी ऐसे मानता है, उसकी नजर में विधि का शासन यह होता ही नहीं, उसकी नजर में राजाओं का शासन है आज भी। और जो उन पदों पर बैठे हैं, जो पद विधि का शासन चलाने के लिए उत्तरदायी, वे व्यवहार भी इसी प्रकार करते हैं कि मानो वे राजा हैं। इसलिए गलतफहमी बढ़ती चली जाती है। हालांकि वो जो कुछ करते हैं वो करते हैं कानून के मुताबिक ही है, लेकिन आपके सामने दर्शित ऐसे करते मानो वे राजा हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। आप अक्सर कचहरी जाओगे, जैसे सजा हुई है, परिवार के लोग ऐसे कहेंगे हमें जज साहब से एक बार मिल जाने दो, जैसे जज साहब चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जबकि सीआरपीसी कह रहे कि एक बार डिक्लेयर किया, अब तो तुम उंगली नहीं लगा सकते उसमें, जैसे डिक्लेयर हुआ, गिल्टी होल्ड हुआ, अब कुछ नहीं कर सकते आप। अब तो सिर्फ सजा के प्रश्न पर सुनवाई होगी, और सजा कितनी आप करेंगे इसके संबंध में भी मार्गदर्शन के लिए सिद्धांत मौजूद है, वो भी आप मनमर्जी नहीं है, चाहे जो कुछ कर दो। लेकिन लोगों की जो आदत है वो ऐसे सोचने की नहीं है, और जो उन पदों पर बैठे हैं वो दिखा भी ऐसे ही रहे मानो वे राजा हो, लेकिन वे राजा हो जा कुछ नहीं है। करते सब एज पर ला है, दर्शित यूं करते हैं मानो सम्राट हो कहीं के, लेकिन कानून के आदमी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो कहता है कि विकृत चित्त है और इस आशय की घोषणा ये विद्यमान है। किसकी? सक्षम न्यायालय की, किसी भी न्यायालय की नहीं, सक्षम न्यायालय की। सक्षम हु इज कॉम्पिटेंट, और कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या होता है ये हम जब सीपीसी बताएंगे तब बताएंगे, मोटा मोटा समझ लीजिए। जब किसी न्यायालय को किसी तथ्य पर या किसी न्यायालय को किसी विवादित बिंदु पर या किसी विषय पर सुनवाई करने और निर्णय पारित करने, दोनों
यह हो सकता है न्यायालय को सुनवाई करने का हक हो लेकिन निर्णय पारित करने का हक न हो, यह भी संभव है कि निर्णय वो किसी अन्य के द्वारा की गई सुनवाई के आधार पर पारित करें, यह भी संभव है। जब किसी न्यायालय को किसी विषय पर सुनवाई करने और निर्णय पारित करने का अधिकार रहता है तो उस विषय के संबंध में वह न्यायालय सक्षम अधिकारिता का न्यायालय यह कहलाता है। तो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन उसकी यह घोषणा विद्यमान है कि अमुक व्यक्ति विकृत चित्त है, तब वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के और उसका सदस्य होने के अयोग्य हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन व्यक्ति में पार्लियामेंट का सदस्य हो जाने के बाद पैदा हुई है तो फिर इसका निर्णय न्यायालय नहीं करेंगे, तब इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति। तब इसका निर्णय 103 अनुच्छेद उसमें जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और 103 में क्या प्रक्रिया दी गई अगला आर्टिकल है, देख लेंगे। हां, अगर जिस समय वो सदस्य होने के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहा था उसी समय डिस्क्वालिफिकेशन मौजूद था, नाउ दिस फैक्ट विल बी एडजुडिकेटेड बाय द जुडिशरी and the courts which are empowered, ठीक है, to hear a dispute in regard of a, ठीक है, आप मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट वे न्यायालय सुनेंगे। और जब पीपुल्स ऑफ, ठीक है, जो जन प्रतिनिधित्व कानून है उसकी धाराओं को हम देखेंगे तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उन्हें यह अधिकार दिया है। उच्चतम न्यायालय तो शायद नहीं है, उच्च न्यायालय को ही अधिकार दिया है। जहां भी दिया हो, हम कोई दावा नहीं कर रहे कि उच्च न्यायालय को दिया या उच्चतम न्यायालय को दिया, लेकिन जो भी सक्षम न्यायालय बताया गया है उस सक्षम न्यायालय के द्वारा ही इस निर्योग्यता के प्रश्न का निर्धारण किया जाएगा जो निर्योग्यता नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के दिनांक पर मौजूद थी। कालांतर में जब वो मेंबर हो गया तब अराइज हुई राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, इसका मतलब यह नहीं हुआ, फिर वही बात आती है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, सम्राट नहीं। एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके जो निगाह है और आपका जो कॉन्सेप्शन है उससे सम्राट बाहर जाता ही नहीं। आप हर को सम्राट की तरह समझते हैं। जब कोरोना चल रहा था तो लोग सरकारों को गालियां बक रहे थे, एक बड़े पढ़े लिखे से हमारी बात हो रही थी, तो अगर सरकार है सरकार हटा दे, तो हमने कहा कि तुम्हें मालूम है सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। तो उन्हें इस बात पर कोई विश्वास नहीं था कि सरकार कुछ नहीं कर सकती या सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। उन्हें रत्ती भर विश्वास नहीं था कि हम सच कह रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। और ये जो पढ़ा लिखा होता है ये तो भगवान ही बचाए इससे। ये एक तो मूर्ख होता है और अपनी मूर्खता छोड़ने को भी तैयार नहीं होता। कि जो सो कांड पढ़ा लिखा है, तथा कथित रूप से पढ़ा लिखा, अन्यथा तो पढ़ा लिखा वो है जिसने जाना है, जिसने सूचनाओं का संकलन नहीं किया है। ठीक है, दो शब्द हैं, शिष्य और विद्यार्थी, दोनों अलग अलग शब्द हैं। विद्यार्थी वो है जो सूचनाओं के संकलन के माध्यम से सामाजिक जीवन को ठीक ढंग से चलाने के लिए कुछ विद्याओं को सीखने की कोशिश कर रहा है। और शिष्य वो है जिसका लक्ष्य सामाजिक जीवन नहीं है, जिसका लक्ष्य जीवन है। वो जीवन को परिवर्तित करने के लिए जानने की कोशिश कर रहा है, सूचनाओं के संकलन की नहीं। तो दो अलग अलग शब्द हैं, तो दो उनके अलग अलग अर्थ भी हैं। तो ये पढ़ा लिखा सो कॉल्ड आदमी होता है तो बड़ा ही अजीबो गरीब होता है, उसे विश्वास ही नहीं कि सरकार वाकई सब कुछ नहीं कर सकती। तो अगर अनुच्छेद 103 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति हटा सकेंगे उन लोगों को जो पार्लियामेंट का मेंबर हो जाने के बाद अनुच्छेद 102 में उल्लिखित निर्योग्यताओं से ग्रसित हो जाएंगे, तो इसका अर्थ यह नहीं है
कि राष्ट्रपति जब चाहे घोषणा कर दें। वहां एक प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 103 में कि निर्वाचन आयोग उसकी सलाह पर, और वो सलाह किस ढंग की है, कैसी है, देखेंगे अनुच्छेद 103 में। यानी राष्ट्रपति राजा नहीं है, सम्राट नहीं है। न सम्राट आपके कॉन्सेप्शन में होना चाहिए, क्योंकि सम्राट कॉन्सेप्शन में था, और सम्राट जो कॉन्सेप्शन में था उसकी निरंकुशता के निवारण के लिए ये कानून बनाए गए, क्योंकि वे सम्राट निरंकुश हो गए थे, वे ठीक ढंग से सम्यक उपयोग शक्तियों का नहीं कर रहे थे। इसलिए सम्राट जो आपके कॉन्सेप्शन में है उसकी शक्तियां अलग अलग कर दी गई, और सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति या संस्था में निहित नहीं है, और सारी संस्थाएं अपनी अपनी शक्तियों के उपयोग के क्षेत्र में पूरी तरह स्वतंत्र है। ये जो पढ़ा लिखा आदमी, इसे समझाना मुश्किल है, इसे समझाया नहीं जा सकता। तो कहता है कि आपका विकृत चित्र और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है। दिवालिया था, उन्मोचित दिवालिया है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जो कुछ हैं वो आप रहेंगे। अगर आप एक बार दिवालिया हुए तो अब आप दिवालिया तो रहेंगे, या तो उन्मोचित या अनुन्मोचित। अब यह नहीं संभव है कि आप वो स्टेटस प्राप्त कर लो जो स्टेटस उस व्यक्ति का है जो कभी दिवालिया नहीं हुआ था। अगर आप दिवालिया हुए तो फिर अब दो ही बातें संभव हैं, या तो आप उन्मोचित दिवालिया हो या अनुन्मोचित दिवालिया हो। और अगर उन्मोचित दिवालिया हो तो मीनिंग देयर बाय यू हैव पेड योर लायबिलिटीज, यू हैव डिस्चार्ज योर लायबिलिटीज, आपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर दिया है, इसीलिए आप उन्मोचित दिवालिया हैं। और अगर आप अनुन्मोचित दिवालिया हैं तो डेफिनेटली अभी भी आप अपनी लायबिलिटीज को पूरा नहीं किए हैं, और ऐसी दशा में विधायिका में बैठने योग्य आप नहीं हैं। हमने आपसे लाखों बार कहा है, ये भी पढ़े लिखे टाइप के लोग गलत बताते हैं और उनकी समझ में ही नहीं आता। दिवालिया का अर्थ वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे अकिंचन ये शब्द कहा जाता है उसके लिए। हालांकि सीपीसी में अकिंचन शब्द का भी अलग अर्थ है, और विधायिका को ये ताकत होती है कि शब्दों को अपने ढंग से परिभाषित कर सकती है। सीपीसी में आदेश 33 में अकिंचन बात पाव पर सूट फाइल करते हैं, और वहां अकिंचन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो कि उस इशू पर, जिस इशू पर वो मुकदमा फाइल करना चाहता है, उस इशू पर जो न्यायालय शुल्क निर्धारित है उसका भुगतान करने में अक्षम है। उसकी टोटल प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को छोड़कर जो डिग्री के निष्पादन में कुर्क नहीं हो सकती, अर्थात जो धारा 60 में एग्जम्प्टेड है, उसे छोड़ देने के बाद उसके पास इतनी संपत्ति नहीं बचती कि वो इन टोटल जो न्यायालय जो कोर्ट फीस उसे देनी है इशू पर वो दे पाए, उसे अकिंचन कहते हैं। ये स्पेशल मीनिंग है जो सीपीसी में अकिंचन को मिला है, और सामान्य भाषा में अकिंचन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन दिवालिया अरबों रुपए का मालिक हो सकता है। दिवालिया के साथ ये शर्त नहीं है कि उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आप ऐसे ही दिवालिया का अर्थान्वयन इस शब्द का करते हैं कि दिवालिया वो जिसके पास कुछ भी नहीं। नो, गलत। दिवालिया वो है जिसकी देनदारी लेनदारी से ठीक है ज्यादा है। अगर 1 अरब की लेनदारी है तो देनदारी 1.5 अरब की है, तो इनफैक्ट उसके पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में देखें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन तथ्यता उसके पास 1 अरब रुपए है, सिद्धांतता उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तथ्य अलग बात है और सिद्धांत अलग बात है। तो इनफैक्ट तथ्यता तो स्थिति यह है कि उस वक्त कितने 1 अरब रुपए हैं, लेकिन सिद्धांतता सैद्धांतिक रूप से देखें, ऑब्जेक्टिवली देखें तो उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो फिर बिल्कुल ठीक बोलिए, ये कहिए फिर
कि तथ्य के तौर पर उसके पास 1 अरब रुपए हो सकते हैं, लेकिन सिद्धांत के तौर पर उसके पास कुछ भी नहीं होगा। इस व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं। और दिवालिया होने की घोषणा कौन करेगा? न्यायालय, भारतीय दिवाला अधिनियम। आपको इसमें सूट फाइल करना होगा, क्योंकि 1 अरब रुपए तो है आपके पास और 1.5 अरब की देनदारी है। तो अगर आप इस 1 अरब रुपए को अपने लेनदारों में बांटोगे तो आप अपनी निकटता और लड़ाई के आधार पर लेनदारों को कम या ज्यादा पैसे दे सकते हो, ठीक है ना? जबकि लेनदारों का स्टेटस समान है। एक्सटेंट ऑफ डेप्ट, ऋण की राशि, ये कम और ज्यादा हो सकती है, इसका विस्तार कुछ भी हो, लेकिन उनकी जो स्थिति है, उनका जो स्टेटस है, वो तो एक ही जैसा है। इसलिए आपको उनके साथ विभेद करने का कोई हक ये नहीं हो सकता। उनमें आनुपातिक बंटवारा आपकी संपत्ति का होना चाहिए, जिससे कमोबेश सारे लेनदारों को बराबर मिले। कमोबेश अनुपातिक बंटवारा करेंगे तो कम ज्यादा मिलेगा, लेकिन अनुपात बराबर होगा। तो सैद्धांतिक तौर पर सबको बराबर मिला, यह कहा जाएगा। तथ्यता सबको अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना? सारे लेनदारों में 1/3 बांट दिया जाए, तो अगर इनका 1 लाख है तो इन्हें 33,000 मिलेगा, इनका 100 रुपया है तो इन्हें 33 रुपया मिलेगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से बंटवारा समान है, तथ्यता डिफरेंस आ रहा है। तो न्याय किया जा सके, इसके लिए आपको सूट फाइल करना होगा। भारतीय दिवाला अधिनियम के अंतर्गत वहां डिक्लेरेशन आएगा कि आप दिवालिया हो गए। अब कोर्ट एक व्यक्ति अपॉइंट करेगा, वो आपके लेनदारों में आपकी संपत्ति का वितरण अनुपातिक आधार पर करेगा और अनुपात यथाशक्य समान रखेगा। अब आप कौन हुए? अनुन्मोचित दिवालिया। कालांतर में आपके एक चाचा अफ्रीका में थे, हीरे की खान छोड़कर आपके लिए चले गए। उनकी वसीयत थी, वो आपको ही नहीं पता थी, आपको मिल गई। आपने सारे जो लेनदार हैं सबको उनकी संपूर्ण राशि ये दे दी। अब आप डिक्लेरेशन प्राप्त कर लीजिए, नाउ यू आर ए, ठीक है। आप कैसे हो गए? उन्मोचित दिवालिया। अभी तक कैसे थे? अनुन्मोचित दिवालिया। आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो भी अनुन्मोचित है, थोड़ा दे दिया तो भी अनुन्मोचित है। लेकिन नाउ आप उन्मोचित दिवालिया हैं और अब वो जो निर्योग्यता थी वो खत्म हो गई। तो दिवालिया होने के बाद आपके 2 ही स्टेटस हो सकते हैं, उन्मोचित और अनुन्मोचित। इसीलिए यहां लिखा है कि यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है तो भी डिस्क्वालीफाई है। उसके बाद कहता है यदि वह भारत का नागरिक नहीं या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुभक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है। क्योंकि देश की सर्वोच्च पंचायत में आपको बैठना है तो यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको भारत का नागरिक होना ही चाहिए। यद्यपि आप भारत के नागरिक होते हुए भी बेहद नीच हो सकते हैं, लेकिन अपेक्षा तो यही की जाएगी भाई कि आप नहीं होंगे, इसलिए भारत का नागरिक आप हो। और अगर आपने विदेशी राज्य की नागरिकता, आप भारत के नागरिक थे लेकिन विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर ली, नाउ आप डिस्क्वालीफाइड हैं। अगर आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के समय ही स्वीकार कर रखी तो उसी समय, और ये प्रश्न का निर्धारण अदालतों के द्वारा होगा। बाद में आपने ऐसा कर लिया तो राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, उसकी राय के आधार पर, यह विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुभक्ति, इसे स्वीकार किया। इसके निर्धारण का तरीका क्या होगा कि आपकी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुभक्ति है, ये हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि भाई लिखा नहीं है कहीं, हमने पढ़ा नहीं। अगर लिखा भी हो तो भाई हमने पढ़ा नहीं, और इसे स्वीकार कर लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि प्रक्रिया क्या होगी ये जानने की कि आपकी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुभक्ति है या नहीं, इसके संबंध में इस समय हमें कोई जानकारी नहीं। आगे देखेंगे, कहीं लिखा मिल जाएगा तो बताएंगे। लेकिन दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशन।
ठीक है, ये आप में मौजूद हैं तो आप संसद का सदस्य होने के निर्योग्य हैं। उसी समय जिस समय आप संसद का सदस्य होने का प्रयत्न कर रहे हैं, अगर उसके बाद हो जाती है तो भी आप संसद का सदस्य होने के निर्योग्य हैं, लेकिन तब आपको संसद की सदस्यता से निर्हर्कित करने का जो हक होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होगा ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। और इधर ये निर्धारित करने का हक किसका होगा? न्यायालयों का। इसके बाद कहता है यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हर्कित कर दिया जाता है, यानी कोई व्यक्ति जिसके अंदर उपरोक्त प्रकार की निर्योग्यताएं नहीं है और वह संसद का सदस्य होना चाहता, लेकिन अगर संसद ने इस निमित्त कोई विधि बनाई है, जो कि बनाई है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये विधि संसद ने बनाई है और उसमें भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस ये बताई हैं, कुछ डिमेरिट्स बताई हैं। कौन कौन सी है? ना तो प्रासंगिक भले ही हो लेकिन उतना उपयोगी नहीं है कि हम उनका विस्तार से चर्चा करें। आपकी जानकारी की इच्छा हो तो आप पढ़ लें। जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसे अनुच्छेद 102(1)(e) इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया है और उसमें भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस की चर्चा हुई है। वे डिस्क्वालिफिकेशंस भी आप में नहीं होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप संसद का सदस्य होना चाहते हैं तो आप में वे डिस्क्वालिफिकेशंस भी नहीं होनी चाहिए। यानी संसद का सदस्य होने के लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण तो स्वयं संविधान इसमें कर दिया गया और कुछ अयोग्यताओं के निर्धारण का हक ये संसद को दे दिया कि संसद कानून बनाकर उन अयोग्यताओं का निर्धारण कर दे जिनके होने की दशा में व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो पाएगा। और संसद ने कानून बनाकर कुछ अयोग्यताओं का निर्धारण किया है। तो आप में दोनों प्रकार की अयोग्यताएं, चाहे वे संविधान में वर्णित हैं और चाहे वो संसद द्वारा बनाई गई विधि में वर्णित हैं, आप में किसी प्रकार की निर्योग्यता नहीं होनी चाहिए अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहते हैं। इसके अलावा स्पष्टीकरण में कहते हैं इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ या ऐसे राज्य का मंत्री है। ये तो आपको कल ही हमने कहा कि संघ या राज्य के जो मंत्री हैं, ये संसद के सदस्य हैं, जो वाइस चांसलर हैं या ब्लॉक प्रमुख हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये सब कोई ठीक है संघ या राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करते हैं ऐसा नहीं माना जाएगा। लेकिन यह बात आपको समझ में आ जाती है वाइस चांसलर के संबंध में, ब्लॉक प्रमुख के संबंध में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के संबंध में, नगर पालिका के चेयरमैन के संबंध में। लेकिन मंत्री के संबंध में ये बात समझ में आने में थोड़ी दिक्कत ये होने लगती है क्योंकि मंत्री तो कार्यपालिका का सदस्य है ही। इसलिए स्पष्टीकरण के माध्यम से लिखा गया और स्पष्टीकरण वही होता है जो अगर न भी हो तो भी सेक्शन के इंटरप्रिटेशन से निकल आए, लेकिन सिर्फ इसलिए स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाता है ताकि कानून अशुद्ध हुए बिना जितना स्पष्ट बनाया जा सकता है उतना स्पष्ट बनाया जाए। यह भी एक दिक्कत है। आप कानून के स्पष्ट होने की मांग करते हैं, भले ही वो अशुद्ध हो जाए। आप शीघ्र विचारण की मांग करते हैं, भले ही अन्याय हो जाए। आज साहब किसी पर आरोप लगा कि उसने हत्या कर दी, आज ही फांसी पर लटका दो। ये तुम कहते हो उसने हत्या की, हो सकता है उसने अमुक व्यक्ति की मृत्यु कारित की हो किंतु हत्या न हो, क्योंकि हत्या तो कुछ तथ्यों के मौजूद रहने की दशा में
एक व्यक्ति के द्वारा दूसरी व्यक्ति की मृत्यु पारित करना, यह कहा जाता है। जब तक ये सारे तथ्य मौजूद नहीं है तब तक हत्या नहीं है, मृत्यु है। तो अगर आज ही लटका दोगे तो उन तथ्यों की मौजूदगी के संबंध में विचार करने का अवसर ये तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए आज कैसे लटकाया जा सकता है? यह हो सकता है उसने हत्या न की और सदोष मानववध किया हो, यह भी तो हो सकता है। यह हो सकता है कि उसने सदोष मानववध किया हो, किंतु वह सदोष मानववध उपेक्षा से कारित किया हो। उपेक्षा से कारित किया तो बहुत कम दंड का भागी है वो। हो सकता है उसने मृत्यु कारित की हो किंतु दुर्घटना हो सकता है मृत्यु कारित की हो किंतु अपनी राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर रहा हो सकता है मृत्यु कारित की हो उसका मामला जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता हो। क्या है ये सोचने में जरा समय लगेगा। इसीलिए कानून क्या कहता है? अनावश्यक विलंब के बिना शब्द प्रयोग करते हैं वो, अनावश्यक विलंब के बिना, यानी विलंब आवश्यक है तो होगा। विलंब होना ये कोई खराब बात नहीं होती खुद में, अनावश्यक विलंब होना यह खराब बात होती है। लेकिन ये बातें आम आदमी की समझ के बाहर हैं और इसीलिए आम आदमी की समझ में यह भी नहीं आता कि आखिर कानून के लोगों के सामने ही विद्वान शब्द क्यों लगता है। हालांकि कानून के लोगों को भी इससे सिर्फ इतनी सीख लेनी चाहिए कि उन्हें इस लायक बनना चाहिए कि वाकई उनके नाम के आगे इस शब्द को लगाया जा सके। अगर वे इस लायक नहीं है तो उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए कायदे में कि लोग उन्हें ऐसा समझ रहे हैं और वे ऐसे नहीं है, तथ्यता वैसे नहीं है, इस पर उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए। इसमें कोई गर्व या घमंड करने लायक बात नहीं है। तो कहता है संघ या राज्य का मंत्री, अगर यहां न लिखे तो भी हो जाएगा क्योंकि संघ या राज्य का मंत्री अंततः विधायिका का सदस्य है और विधायिका के सदस्य पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण केंद्र या राज्य सरकार का नहीं है, क्योंकि अगर होता तो डिस्क्वालीफाई हो जाता। नहीं, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन अगर वो लाभ का पद धारण करता तो डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी हो गया होता। और अगर विधायिका का सदस्य नहीं होता तो संघ का मंत्री 6 महीने से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये सेक्शन के या आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन से भी निकल आएगा, लेकिन लिखा सिर्फ इसलिए जाता है कि कानून अनावश्यक क्लिष्ट न रहे, जितना सरल हो सकता है उतना सरल हो जाए। तो अनुच्छेद 102, दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशन which must not be present in a person if he wants to be a member of parliament. इनमें से एक भी उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं थी लेकिन बाद में आ गई तो व्यवस्था उसके लिए भी करनी पड़ेगी और वो अनुच्छेद 103 उसकी व्यवस्था कर रहा है। कहता है, अच्छा सबसेक्शन 2 भी है। सबसेक्शन 2 कहता है कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निर्हरकित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्हरकित हो जाता है। 10वीं अनुसूची आप जानते हैं कि जब भारत का संविधान बना तो कितनी अनुसूचियां उसमें थी? 8 मूल रूप से। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई? जब फंडामेंटल राइट की चर्चा शुरू होगी तो जो अनुच्छेद 31 बताना शुरू करेंगे हम, अनुच्छेद 31 वो भी जो आज डिलीट हो गया लेकिन अभी भी पूर्णतः डिलीट नहीं हुआ है। 31 A B C D अभी हैं। तो जब उसे बताना शुरू करेंगे तब आप ये देखेंगे कि जो 9वीं अनुसूची है वो किस प्रकार से जोड़ी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, किन उद्देश्यों के साथ जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची है और 11वीं और 12वीं आपका पंचायतों से संबंधित है। 12वीं संभवतः जहां तक हमें याद पड़ता नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है और 11वीं ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, यानी त्रिस्तरीय जो पंचायत है उसके गठन से संबंधित है। मूलतः 8 अनुसूचियां ये संविधान में थी, 10वीं अनुसूची ये है।
तो यहां कहता है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निर्हरकित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निर्हरकित हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 10वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत व्यक्ति निर्हरकित होगा नहीं, बाद में हो जाएगा, और बाद में हो जाए तो निर्धारण का हक किसे होना चाहिए? राष्ट्रपति को। लेकिन यहां निर्धारण का हक कि इस प्रकार वो निर्हरकित हुआ है 10वीं अनुसूची में या नहीं, किसे है? देखेंगे अभी 10वीं अनुसूची तो हम पाएंगे कि जो हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर हैं, और हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर कौन है? लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जो उनके पदेन सभापति हैं, विधानसभाओं में विधान सभा अध्यक्ष, और विधान परिषद जहां जहां है वहां विधान परिषद के सभापति। और हमने बार बार कहा कि अच्छा करना और अच्छा करते दिखना ये तो अलग अलग बातें हैं। 10वीं अनुसूची श्रीमान राजीव गांधी जी ने जोड़ी थी और बड़ा हल्ला है कि साहब उन्होंने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्यूरिफाई करने का प्रयास किया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने 10वीं अनुसूची तो जोड़ी लेकिन उसमें जो व्यवस्था बनाई वो ऐसी बनाई कि उसका कोई लाभ हुआ ही नहीं, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। और यह अलग बात है कि श्रीमान राजीव गांधी जी इतनी बहुमत के साथ, इतने बहुमत के साथ लोकसभा में जीत कर आए थे। इंदिरा गांधी की हत्या, ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि में कि वे ऐसा कर सकते थे और उन्होंने किया। और इस कारण क्योंकि इतना बहुमत मिला था, वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन कांग्रेस की हालत यह हो जाएगी कि साहब 99 सीटें जीतकर ऐसे खुशी मनाएंगे मानो अमेरिका के चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, ये स्थिति बनेगी, ये वो सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था निर्मित की जिससे दलबदल विरोधी कानून जो कहा जाता है, जो 10वीं अनुसूची ही है वास्तव में संविधान की, वो पूरी तरह निष्प्रभावी हो गई, पूरी तरह निष्प्रभावी हुई, कोई मतलब नहीं बचा। आप बताओ, 10वीं अनुसूची है, महाराष्ट्र में दलबदल नहीं हुआ क्या? क्या हिमाचल में अभी दलबदल नहीं हुआ? अब वही 10वीं अनुसूची जो आपने इस ढंग की बनाई, आपने जानबूझकर ऐसी बनाई ताकि आप अच्छे दिखो, तो ये तो दिखे कि आप साहब बड़ा देश की पॉलिटिकल लाइफ को प्यूरिफाई करना चाहते हो, लेकिन इनफैक्ट उसमें कुछ भी ना हो। इनफैक्ट अगर आप चाहते थे कि प्रभावी कार्रवाई हो दलबदल करने वाले लोगों पर, क्योंकि 10वीं अनुसूची आम जनमानस में दलबदल विरोधी कानून इसी रूप में जानी जाती है, और वो कह रहा है कि वो व्यक्ति भी निर्हरकित हो जाएगा संसद की सदस्यता से, ठीक है, जिसने 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्हरकित घोषित कर दिया गया। तो जब निर्हरकित घोषित कर दिया गया, इसका मतलब ही वॉज नॉट, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ हिज, ठीक है, जब वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जा रहा था तब डिस्क्वालिफाइड नहीं था, बाद में हुआ ना। इस प्रकार निर्हरकित कर दिया गया, तो फिर आप 103 में क्यों नहीं लाए? भाई ऐसे सारे मामले तो 103 में है, जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निर्हरकित हो जाने की दशा में निर्हरकित घोषित करने का हक भारत के राष्ट्रपति का है। और जब अभी अनुच्छेद 103 हम लोग देखेंगे तो इनफैक्ट वो भारत के राष्ट्रपति का भी हक नहीं है, इनफैक्ट वो हक किसका है? इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि वहां लिखा है अनुच्छेद 103 कि इलेक्शन कमीशन की राय पर, और देखिए राय दो प्रकार की होती है। एक राय वो है जिसमें राय लेने वाला है, राय देने वाले की राय से बाध्य नहीं है। राय तो हम ले रहे हैं लेकिन मर्जी मेरी चलेगी। और एक राय वो भी है जहां मेरा
अपनी मर्जी या मेरा अपना मत कुछ नहीं है, हम इनकी राय से चलेंगे। कहते हैं आपकी बात नहीं कि तुम तो, तुम्हारा कुछ है भी, तुम तो उनकी राय से चलते हो। इसका मतलब वो जो कह रहे हैं वही मान रहे हैं। यहां राय ऐसी ही है, इलेक्शन कमीशन राय देगा, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट निर्णय लेंगे कि कोई व्यक्ति निर्हरकित हुआ या नहीं हुआ। यानी प्रेसिडेंट अपने आप निर्णय नहीं लेंगे, वो इलेक्शन कमीशन की राय के मुताबिक काम करेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ये नहीं है प्रेसिडेंट का, बल्कि सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन तो इलेक्शन कमीशन का है। राष्ट्रपति उसकी राय के मुताबिक काम करेंगे। और ऐसा इसलिए रखा गया, क्यों रखा गया ये भी देखेंगे। अनुच्छेद 361 की लाइट के कारण रखा गया। अनुच्छेद 361 क्या कहता है, कैसे कहता है, क्यों है, करेंगे चर्चा। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन और लोकसभा अध्यक्ष, इसमें फर्क है। लोकसभा अध्यक्ष होना या न होना हाउस की मर्जी पर निर्भर है, और हाउस की मर्जी यानी सरकार की मर्जी पर निर्भर है, क्योंकि सरकार हाउस में हमेशा बहुमत में होगी, कम से कम लोकसभा में तो होगी, और राज्यसभा में भी कमोबेश होती ही है बहुमत में। ठीक है, तो इस ढंग से आपने दल बदल विरोधी कानून, जो 10वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है, वो इनेक्ट तो किया, लेकिन गेंद अपने ही पाले में रखी, गेंद अपने ही पाले में रखी कि हम जब चाहें तो कोई अयोग्य घोषित हो जाएगा, और हम जब चाहें तब नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ आप करते हो तो ठीक है, करना आपके बस में है। कहते हैं ना कि कर्म आपके अधिकार में है, भाग्य आपके अधिकार में नहीं है, फल आपके अधिकार में नहीं है। हम जो परिभाषा क्या करते हैं वो तो, और वो हमारी भी परिभाषा नहीं है, वो तो ऋषि मुनियों की परिभाषा है कि भाग्य क्या है। भाग्य वो है जो ईश्वर को ज्ञात है। ठीक है, आपको ज्ञात नहीं है, ईश्वर जानता है कि आप यही करोगे। जैसे हम कहते हैं ना, तुम यही करोगे, हमें मालूम है यही करोगे। यद्यपि तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है कि तुम वो न करो जो हम जानते हैं कि तुम करोगे, वो तुम ना करो। हम जानते हैं पहली बार में जब आप हमारे पास आएंगे नहीं पढ़ेंगे, ये हम जानते हैं। यद्यपि आपको पूर्ण स्वतंत्रता है कि आप पढ़ लो, हमें गलत साबित कर दो। भाई हम, आप पढ़ोगे तो रोक थोड़ी लेंगे वहां के, लेकिन हमें मालूम है आप ऐसा नहीं करोगे, हमें मालूम है। हमें मालूम है कि आप एलएलबी के नंबरों को बहुत ज्यादा कीमत दोगे ही, जबकि उनकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। ज्ञान की कीमत है। अगर ज्ञान के सहित नंबर आए हैं तो उनकी कीमत है, स्वयं एलएलबी के नंबरों की कोई कीमत नहीं, ये हम जानते हैं और ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आप एलएलबी के नंबरों की कीमत मानोगे, ये गारंटी है मेरी, जबकि उनकी कोई कीमत नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन आप मेरी बात नहीं मानोगे, ये भी हम जानते हैं। यद्यपि आपको मेरी बात मान लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी नहीं मानोगे। यही भाग्य है। भाग्य वो है जो ईश्वर जानता है कि आप ये करोगे। यद्यपि आपको वैसा न करने का पूरा हक है, आप मत करो वैसा, जैसा ईश्वर जानता है कि तुम करोगे। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है, या वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बदलने का हक आपको है। आप चाहो तो बदल लो, नहीं बदल रहे तो अपने भाग्य का निर्माण आप ही ने तो किया। भाग्य वो है जो आप करोगे और ईश्वर जानता है कि आप ये करोगे, आपको ज्ञात नहीं है, आपको कुछ ज्ञात नहीं है। और इसीलिए भाग्य का ज्ञान आपको नहीं दिया, नहीं तो
ये बात ही नहीं रहती कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता, क्योंकि आपको पता होता हम यही करेंगे और फिर आप वही करते। आपको कोई जानकारी नहीं कि आप क्या करोगे, उसके क्या परिणाम आएंगे, आपको कोई जानकारी नहीं। आप चाहोगे तो मत करो, लेकिन आप वही करोगे जो पूर्व निर्धारित है। तो 10वीं अनुसूची बनाई तो ये गई थी इसलिए कि कांग्रेस ये लाभ की स्थिति में रहेगी, क्योंकि बहुमत इतना था, गोल्डन स्वर्ण काल चल रहा था कांग्रेस का, राज्यों में भी कांग्रेस, सब जगह कांग्रेस, तो बनाई तो इसलिए गई। अब वहां स्थिति ये आ गई कि 99 सीटें जीतकर ऐसे खुशी मनाते हैं मानो जाने क्या कर दिया हो। ठीक है, अब वही फांस आपके गले में पड़ी है आके। ठीक है, आप दूसरे कर रहे हैं वही। अब आप नैतिकता की दुहाइयां दे रहे हो, तो अब आपकी नैतिकता की दुहाइयां तो जैसे लोमड़ी, ठीक है साहब, बड़ी दान पुण्य की बातें करने लगे, इस प्रकार की हैं। अब काय की नैतिकता? ठीक है, और यही बात ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे बिल्कुल। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो पढ़ेगा उसे ये बातें लिखी मिलेंगी कि हो तो हो लोहान, दिस इज द अथॉरिटी इन विच इट हैज बीन सेड बाय द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने यही कहा, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने यह बात जो कही, ऐसे न्यायाधीश माइनॉरिटी में थे, उनकी बात मानी नहीं गई, मानी तो मेजॉरिटी की बात गई, लेकिन माइनॉरिटी की बात आज ठीक साबित हुई है। ठीक, तो माइनॉरिटी ने जो कहा था वो बिल्कुल चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है, मेजॉरिटी ने जो कहा वो गलत दिखाई दिया। और इसीलिए कहा जाता है बहुमत का निर्णय हमेशा ठीक नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि बहुमत जो कुछ कह रहा है वो सही है, अल्पमत जो कहता है वो भी सही हो सकता है। 10वीं अनुसूची बनाई जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, उसमें 8 पैरा हैं, 8 पैरा। उसमें यह लिखा गया है, शुरुआती दौर में यह लिखा था कि कोई व्यक्ति, क्योंकि हो ठीक है, जब दल बदल विरोधी कानून लाए तब देश में हो यह रहा था कि एक पार्टी से चुनकर आते थे और फिर पार्टी चेंज कर लेते थे, सरकारें अस्थिर हो गई। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग मीनिंग जैसे घोड़े खरीदे और बेचे जाते हैं, ऐसे ही एमएलए खरीदे और बेचे जाने लगे। जो कहानियां होती हैं, जो फिल्में होती हैं, वे समाज का आईना है, समाज में जो चलता है वही दिखाई देता है उनमें। जसपाल भट्टी का एक शो है वो, ठीक है, अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो शायद कॉमेडी की शुरुआत दूरदर्शन पर उन्होंने ही की होगी, ऐसा हमें लगता है, हो सकता है उससे पहले भी रहे वो लोग। उन्होंने एक शो बनाया है, उसमें पात्र जसपाल भट्टी स्वयं अभिनय करते थे अपने एपिसोड्स में। तो उसमें उनकी पत्नी से पड़ोसन पूछ रही है कि आपके पति क्या करते हैं, बोले कि धंधा करते काहे का, एमएलए खरीदने और बेचने का। ये स्थिति थी कि मतलब फिल्में बन रही थी इस पर, टीवी सीरियल्स बन रहे थे, कॉमेडी शो बन रहे थे। तब यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो कि यह तय करे कि व्यक्ति जिस पार्टी से चुनकर आया उससे अगर डिफेक्ट करता है और दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्या कहना चाहिए था, उसे यह कहना चाहिए था चूंकि वो संसद का सदस्य है और निरर्हकता, ठीक है, डिसेबिलिटी अर्जित करेगा, तो इसका निर्णय है कि डिसेबिलिटी आई या नहीं आई, इसका निर्णय राष्ट्रपति को करना चाहिए निर्वाचन आयोग की सलाह पर। लेकिन यहां क्या किया गया, यहां दल बदल विरोधी कानून तो बनाया गया, ये तो कहा गया कि अगर एक व्यक्ति एक जगह से चुनकर आता है एक पार्टी से और दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो वो सदन की सदस्यता के अयोग्य होगा। अगर कोई निर्दलीय भी है, जो निर्दलीय के रूप में चुनकर आया, बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो भी
वो सदन की सदस्यता के अयोग्य होगा। लेकिन उसने पार्टी ज्वाइन की या नहीं की, ये तथ्यात्मक सवाल है। ठीक है, कानून प्रारूप पर ध्यान देता, ठीक है, प्रारूप पर ध्यान नहीं देता है, तत्व पर ध्यान देता है। हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करते। ज्वाइन करना तो तब हुआ ना जब 1 रुपए की रसीद हमने कटाई, नहीं कटाई। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, हर समय उसी की बात करते हैं, तो हम सदस्य तो हैं ही उसके। सदस्य होना और क्या होता है भाई? सदस्य होना क्या है? सदस्यता कागज के टुकड़े से तो नहीं निकलती। सदस्य होना या न होना तथ्यात्मक सवाल है। कुछ तथ्य मौजूद होंगे तो व्यक्ति सदस्य है, और कुछ तथ्य मौजूद नहीं होंगे तो व्यक्ति सदस्य नहीं है। किसी ने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे की पार्टी ज्वाइन की है, ये कैसे कहा जाए? ये कब कहा जाए भाई? अगर उसकी पार्टी आतंकवाद का समर्थन करने लगती है संसद में, नहीं देते हम वोट। हम हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमुक पार्टी के, नहीं देंगे। मेरी निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? देश के प्रति, निर्वाचकों के प्रति, या दल के प्रति? ये तथ्यात्मक सवाल है जिनका निर्णय होना चाहिए, और इसका निर्णय करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, उसे कानून नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि जो 10वीं अनुसूची वो स्वयं संविधान में जोड़ दी गई, वो स्वयं संविधान में जोड़ी गई, और जो कुछ संविधान का भाग है वो कानून नहीं है, वो संविधान है। 10वीं अनुसूची तो संविधान का भाग है, जिसे आप दल बदल विरोधी कानून कह देते हैं। कानून कहां है? वो कानून तो वो है जो कानून बनाने की प्रक्रिया से अधिनियमित हुआ है। ये 10वीं अनुसूची तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से अधिनियमित हुई है, और संसद की अपनी एक संविधायिक शक्ति है, उस संविधायिक शक्ति के प्रयोग से वो अधिनियमित हुआ है। इसलिए वो तो स्वयं संविधान का भाग है, उसे कानून तो कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसे दल बदल विरोधी कानून ही कहते हैं। तो यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ देता है, अब हम अपनी पार्टी को रोज, जिस पार्टी से हम चुनकर आए, उसे रोज गालियां बकते हैं बाहर, लेकिन संसद में आप तो संसद के सदस्य के रूप में ठीक है, हमारे व्यवहार का आकलन कर रहे हो, तो हम बाहर क्या करते हैं इससे क्या मतलब? जैसे लोग कहते हैं ना कि अंततः वो उन्हीं के हैं, चाहे बुराइयां कितनी भी करें। ठीक है, तो अगर हम बाहर गाली बक रहे हैं लेकिन संसद में अपने पार्टी लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बाहर गाली बक रहे हैं, इससे हम अयोग्य कहां हुए? ठीक है ना? तो संसद की सदस्यता, उसने संसद की सदस्यता रखते हुए उसने अपने दल को छोड़ा है या नहीं छोड़ा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका निर्णय तथ्यों पर होना चाहिए। और तथ्यों पर निर्णय होने के बाद अगर उसने छोड़ा है तो फिर निश्चित तौर पर उसे संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए, ऐसा 10वीं अनुसूची कहती है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची उसमें यह भी लिखा गया कि उसने अपने दल को छोड़ा या नहीं छोड़ा, इसे डिसाइड करने का किसे होगा? हाउस के जो प्रिजाइडिंग अफसर होंगे उन्हें होगा। और बस यही लाइन है जिसने इस सारे मामले को निष्प्रभावी बना दिया, और जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के एकदम अगेंस्ट बात है। ठीक है, एकदम अलग बात है, एकदम खिलाफ है, और ये आम जनता को नहीं समझाया जा सकता। इसलिए आम जनता कॉन्स्टिट्यूशन बचते देख रही है, और जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट क्या है ये तभी आ सकता है जब चर्चा ऐसे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट तो अनुच्छेद 103 में अभिव्यक्त हुई है। संसद की सदस्यता रखते हुए वो उसने दूसरा ज्वाइन किया, तो कायदे में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को होनी चाहिए शक्ति। आपने किसमें वेस्ट की? हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर में। क्यों? हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर तो आपकी इच्छा पर होगा। आप बताएंगे अयोग्य घोषित कर दो, कर देगा। आप बताएंगे निर्योग्य घोषित कर दो, कर देगा।
हुआ है, रोज होता है, रोज होता है। कैसे होता है इस पर अब समय नहीं बच रहा, कल चर्चा करेंगे कैसे होता है, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। कि हो तो होलोहान सारी चीजें बताएंगे। लेकिन ऐसा होता रहा है, ठीक है। और आपकी भावना पवित्र नहीं दिखती, आपकी भावना ऐसी नहीं दिखती कि आप वाकई दल बदल रोकना चाहते थे। आपकी भावना यह दिख रही है कि आप दल बदल अपने पक्ष में कराना चाहते हो, ठीक है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ आप बना रहे हो। अन्यथा प्रक्रिया ऐसी बनानी चाहिए आपको कि इंटेंडेड रिजल्ट, जो आशयित परिणाम है, वे प्राप्त किए जा सके, नहीं किए जा सके। और की हो तो होलोहान जब कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये मेरी चर्चा नहीं है, कि हो तो होलोहान में माइनॉरिटी यही कह रही है कि यही होगा। और की हो तो होलोहान उसी समय डिसाइड हुआ जिस समय 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और हम तो इस मत के हैं कि हो तो होलोहान भी गलत डिसाइड है, क्योंकि 10वीं अनुसूची है, ये स्वयं संविधान में जोड़ी गई। और इसमें यह भी कहा गया था 10वीं अनुसूची में कि हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर जो डिसाइड करेगा कि अमुक व्यक्ति दल बदल के कारण संसद की सदस्यता के अयोग्य हुआ या नहीं, या राज्यों की विधायिका की सदस्यता के अयोग्य हुआ या नहीं, उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, किसी भी न्यायालय में नहीं। यह भी कहा गया था कि हो तो होलोहान में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, इसकी संवैधानिकता को इस आधार पर भी चुनौती दी गई थी कि यह जुडिशियल रिव्यू को खत्म करता है। और चूंकि ऐसे प्राधिकारी जो किसी विषय पर न्याय निर्णय करेंगे किंतु न्यायालय नहीं होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल, उसी का नाम ट्रिब्यूनल है। यहां पार्लियामेंट के अफसर सदस्यता के प्रश्न का निर्धारण करना है और वे न्यायालय नहीं है, इसलिए क्या है, ट्रिब्यूनल। और प्रत्येक ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के अधीन मानी जाएगी जब वो न्याय निर्णय का काम करेगी, या उच्च न्यायालय के अधीन मानी जाएगी। और यहां क्या कहा, यहां का हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर का निर्णय फाइनल होगा, उसके अगेंस्ट किसी न्यायालय में कुछ नहीं। अब यह भी बनाने वालों की मंशा दिखा रही है कि आप क्या चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लागू किया कि हो तो होलोहान में। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पृथक्करण का सिद्धांत, इसको लागू किया, और पृथक्करण का सिद्धांत लागू करके इस आर्टिकल को, ठीक है, इस आर्टिकल को तो न कहे, 10वीं अनुसूची के उस भाग को जो ये कहता था किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, उसे अलग कर दिया और कहा कि चूंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यहां लागू हो सकता है, ये भी बताएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कब लागू होता है कब नहीं होता है। लेकिन उन्होंने कहा यहां लागू हो सकता है, इसलिए हम इस पार्ट को अलग हटाए दे रहे हैं जो जुडिशियल रिव्यू का निगेशन कर रहा है, बाकी कानून ठीक है। माइनॉरिटी ने कहा, और माइनॉरिटी की बात ज्यादा रीजन है, आपको भी समझ में आएगी, माइनॉरिटी का गलत, क्योंकि यह स्वयं संविधान का भाग है। 10वीं अनुसूची काहे का, संविधान का भाग है। और यह संविधान का भाग जो यह कहता है कि हाउस का प्रिजाइडिंग अफसर, उसका डिसीजन फाइनल होगा, यह भाग अनुच्छेद 136, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्याय निर्णय से अपील सुनने का हक देता है, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226 जिसमें उच्च न्यायालय को हक है, अनुच्छेद 227 जिसमें अपने अधीन की सभी ट्रिब्यूनल्स पर वो सुपरवाइजरी जुडिक्शन का उपयोग करेंगे, इनके खिलाफ है। इसलिए ये भाग 10वीं अनुसूची का, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाला है या उनकी शक्तियों को प्रभावित करने वाला है। और संविधान में ऐसा संशोधन करने का हक अनुच्छेद 368 में केवल तब संसद को है जब आधे राज्यों का समर्थन मिल गया हो उस संशोधन के प्रति। तो 10वीं अनुसूची जैसा तो संशोधन ही नहीं हो सकता, ठीक है, 10वीं अनुसूची जैसा संशोधन ही नहीं हो सकता। और जब 10वीं अनुसूची में जैसा संशोधन हो ही नहीं सकता तो यह संशोधन हुआ है यह माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो हो नहीं सकता वो हुआ है यह माना नहीं जा सकता। और जब ये 10वीं अनुसूची है ही नहीं कानून की नजर में, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी किस पर एप्लीकेबल कर रहे हो भाई?
भाई डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एप्लीकेबल हो, इसके लिए अनुसूची अस्तित्व में तो हो, और ये अनुसूची अस्तित्व में तब हो सकती है जबकि उस प्रक्रिया से अस्तित्व में आई हो जिस प्रक्रिया से इसे अस्तित्व में आना चाहिए। जैसे दंड कब है? तब जबकि ट्रायल चलाकर दंड दिया गया है। अगर ऐसे ही सेशन जज महोदय के लिए फांसी चढ़ा तो दंड थोड़ी है, सनक है सेशन जज महोदय की, ठीक है ना। दंड है, ये कब कहा जाए? जब सीआरपीसी या बीएनएसएस उसके मुताबिक। ये 10वीं अनुसूची है, ये तो तब कहे ना जब संविधान में दी गई प्रक्रिया के मुताबिक हो। और संविधान में दी गई प्रक्रिया ये कहती है कि अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को आप प्रभावित करना चाहते हैं तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उसके बाद आगे का सवाल है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये उठे, इसके लिए जरूरी है कि वो उस प्रक्रिया से तो अस्तित्व में आए। ये तो प्रक्रिया ही फॉलो नहीं हुई, और जो प्रक्रिया ही फॉलो नहीं हुई तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगा किस पे रहे हो? ये माइनॉरिटी डिसीजन है। लेकिन माइनॉरिटी के, अब माइनॉरिटी ने यह भी कहा कि ये इसलिए भी शून्य है क्योंकि अनुच्छेद 103 राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, और यहां हाउस के प्रिसाइडिंग अफसर को दे रहा है जो पॉलिटिकल दिल से चलेंगे और ठीक से निर्णय नहीं करेंगे। लेकिन माइनॉरिटी की न सुनी गई आज तक, न उस समय सुनी गई, ठीक है। और अक्सर माइनॉरिटी ही सही साबित हुई है, चाहे वो सज्जन सिंह हो, चाहे वो एक कोई हो, सब में माइनॉरिटी सही साबित हुई। इसीलिए कहते हैं माइनॉरिटी की उपेक्षा नहीं की जा सकती, वो भी ठीक कहते हैं। मेजॉरिटी मत पढ़िए, मेजॉरिटी अक्सर गलत होती है। तो इस मामले में भी जो उन्होंने कहा वो सही साबित हुआ, ठीक है। और आज आप देखते हैं कि डिफेक्शन कहीं रुका नहीं है, लेकिन कैसे कैसे क्या है डिफेक्शन, 10वीं अनुसूची क्या है, इस पर कल बात कर लेंगे। और की हो तो होलोआन क्या है देखेंगे, बात